ओके, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। और मस्त हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए ठीक है, तो आज हम क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर ठीक है डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर यानी कि फिजिकल वर्ड, तो आपका फर्स्ट चैप्टर जिसको हम कहते हैं वो तो अब सिलेबस में नहीं है, तो सेकेंड चैप्टर से ही होगा, यूनिट एंड मेजरमेंट से स्टार्टिंग। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा चैप्टर है, तो केवल ध्यान से मेरी बात को सुनिए और फील कीजिएगा। ठीक है, साइड में आप नोट्स भी रखे रहिएगा, बनाते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस आपका ये है, आपका पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का सिलेबस है। बात करें तो पहला आपकी टॉपिक है नीड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है ना, तो भाई सिंपल सी बात है कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? जिसको हम मेजर कर सकें, जिसको हम नाप सकें। मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है, ठीक है। विच कैन नॉट बी मेजर द लव, दैट मीन्स द लव इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। द थिंग्स विच कैन बी मेजर, दिस इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी, है ना बेटा। जिसको हम भैया नाप लेंगे वही फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम नाप ही नहीं पाएंगे फिजिकल क्वांटिटी नहीं, उसके बारे में हम फिजिक्स में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी चीज़ को नापेंगे तो उसका मेजरमेंट तो आएगा कि भाई ठीक है, हमने आम खरीदा है तो 5 किलो आम है, तो 5 kg मेजरमेंट है भाई। ठीक है, हम अगर चल रहे हैं तो हम 10 मीटर की दूरी डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया या डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो डिस्प्लेसमेंट नाप सकते हैं। लेंथ तो 5 मीटर 10 मीटर ये उसका मेजरमेंट है। ठीक है, तो मेजरमेंट के बिना हम कोई भी कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते हैं और कोई अननोन डेटा हम नहीं निकाल सकते हैं। तो देयर इज मच रिक्वायरमेंट ऑफ द मेजरमेंट। विदाउट मेजरमेंट वी कैन नॉट बी आइडेंटिफाई एंड फाइंड द एनी अननोन वैल्यू। तो मेजरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेजरमेंट करेंगे तो भाई उसको पता करना होगा ना कि जो मेजरमेंट किया है वो किस यूनिट में आपने मेजरमेंट किया है। मैं अगर आपसे कहूँ कि बताइए इस पेंसिल की लेंथ कितनी है, तो आप कहोगे सर इस पेंसिल की लेंथ 5 है, तो 5 से तो ये कंफर्म नहीं होगा ना कि 5 क्या है। 5 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, कितना 5 है। ठीक है, तो इसकी एक यूनिट भी बतानी पड़ेगी एक बात। और फिजिक्स का स्टूडेंट अगर कोई आंसर विदाउट यूनिट देता है तो इसका मतलब वो क्राइम कर रहा है, बिल्कुल। तो यूनिट तो बतानी पड़ेगी। अब फिजिक्स में हजारों प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है, तो क्या हजारों प्रकार की यूनिट होती है? आंसर इज नो। यूनिट तो 2 ही प्रकार की होती है, ठीक है ना। एक फंडामेंटल, ठीक है ना, और दूसरा डिराइव्ड। फंडामेंटल और डिराइव्ड 2 ही प्रकार की यूनिट होती है। तो फंडामेंटल किसको कहेंगे? वह यूनिट जो किसी अदर यूनिट पर डिपेंड न करे, ठीक है, उसको हम फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। फंडामेंटल यूनिट में आपके कौन कौन से यूनिट आ जाते हैं? जैसे मास को नापने के लिए, ठीक है, केजी, लेंथ को नापने के लिए मीटर, ठीक है, डिस्टेंस या लेंथ को नापने के लिए मीटर, टाइम को नापने के लिए सेकेंड, ओके, करंट को नापने के लिए एम्पियर, टेम्परेचर को नापने के लिए केल्विन, ठीक है ना, टेम्परेचर को नापने के लिए केल्विन, नंबर ऑफ मोल्स यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को नापने के लिए मोल, ठीक है ना, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को नापने के लिए कैंडिला, ठीक है ना, सीडी से डिनोट करते हैं कैंडिला, ठीक है ना। काउंट कीजिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपके फंडामेंटल यूनिट है। ये यूनिट बिल्कुल इंडिविजुअल है, एक दूसरे से इनका कोई लेना देना नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। बाद में दो यूनिट इसमें और जुड़ गए, ठीक है ना। 2 यूनिट क्या? 2 लाइनों के बीच की एंगल को नापने के लिए हम जो एंगल नापते हैं, ठीक है ना, थीटा, इसको इसकी जो यूनिट होती है वो रेडियन है, ठीक है ना, रेडियन। लेकिन अगर कोई 3 डायमेंशनल कोन है, उसकी एंगल अगर नापनी हो, जैसे ये 3 डायमेंशनल ये कोन है, अब इसकी एंगल नापनी होगी तो इसको हम कहेंगे सॉलिड एंगल, ठीक है ना। 3 डायमेंशनल की एंगल को नापने के लिए सॉलिड एंगल, इसकी जो यूनिट होती है वो स्टेरेडियन, ठीक है ना, स्टेरेडियन। तो ये 2 यूनिट और जुड़ गए इसमें, 7 आपके ये फंडामेंटल और 2 इसमें सप्लीमेंट्री जुड़ गए, रेडियन और स्टेरेडियन। तो ये ओवरऑल मिलकर के कितने हो गए भाई? ये टोटल 9 यूनिट हो गए, ठीक है ना। नोट करते रहिएगा, आप दोबारा भी इसको रिकॉल करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके 9 फंडामेंटल यूनिट हो गए भाई, कन्फर्म है, ये 9 आपके फंडामेंटल यूनिट हो गए। अब इन्हीं 9 फंडामेंटल यूनिट के बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसी 9 फंडामेंटल यूनिट के बाद इन्हीं सारी यूनिट को आपस में
जोड़ करके हम डिराइव्ड यूनिट भी बनाते हैं, ठीक है ना। डिराइव्ड यूनिट का मतलब कि इन्हीं नवों को आपस में रिलेट करके बाकी यूनिट बनती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लेंथ को नापने के लिए हम मीटर लेते हैं, ठीक है ना, और टाइम को नापने के लिए समय लेते हैं। तो लेंथ को अगर यानी कि मीटर को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एक नई यूनिट बन जाएगी वेलोसिटी की, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, टाइम के नापने के लिए सेकेंड, ठीक है ना, तो m/s। तो ये डिराइव्ड यूनिट होगी वेलोसिटी की। वैसे ही एक्सीलरेशन की यूनिट कितनी हो जाएगी, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है ना, यानी कि मीटर पर सेकेंड यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन की यूनिट हो गई। फोर्स की यूनिट क्या होती है, बहुत ही आसान, किसी भी चीज़ की यूनिट निकाल सकते हैं। फोर्स का पहले किसी भी चीज़ की यूनिट निकालने के लिए उसका कोई फार्मूला ढूंढ लीजिए। अगर फार्मूला ढूंढ लेंगे तो यूनिट बड़े आराम से निकालेंगे। तो फोर्स इक्वल टू होता है ma, तो मास की यूनिट हो गई kg, और एक्सीलरेशन की अभी भी आपने निकाला मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फोर्स की यूनिट हो गई, ठीक है ना। इसको SI यूनिट में शॉर्टकट में बोल देते हैं न्यूटन, ठीक है। तो इस प्रकार की बहुत सारी डिराइव्ड यूनिट, अब ये सारी यूनिट डिराइव्ड है, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारी फंडामेंटल यूनिट का ये आप यूज कर रहे हो। देखो ना, kg का भी यूज कर रहे हो, मीटर का भी यूज कर रहे हो, सेकंड का भी यूज कर रहे हो, ये सब फंडामेंटल है, लेकिन सब आपस में जुड़ करके डिराइव्ड हो गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से डिराइव्ड, दो प्रकार की यूनिट हो गई, फंडामेंटल और डिराइव्ड, ठीक है ना। आपकी बेसिक अगर हम बात करें तो बेसिक जो यूनिट है उसमें जो आपकी यूनिट सिस्टम है, इसमें आपको जैसे यहाँ पर दिया गया है यूनिट सिस्टम में SI यूनिट सिस्टम में ये जो स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम जो मैंने आपको 7 बताए हैं, मेन फंडामेंटल और 2 डिराइव्ड यानी कि 9 फंडामेंटल और बाकी डिराइव्ड यूनिट, ये आपके SI यूनिट्स हैं। जैसे लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए kg, टाइम के लिए सेकेंड, इसको हम MKS भी बोल देते हैं ना, ठीक है। तो ये सब SI यूनिट है। SI का मतलब कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में यूनिट ये यूज होता है। अगर यहाँ पर जो मीटर होगा तो भाई आप आउट ऑफ इंडिया चले जाओगे इंग्लैंड वगैरह में, तो वहाँ पर भी मीटर वो लोग जानते होंगे। यहाँ भी kg आप जानते हो तो वो भी kg जानते होंगे, तो इसलिए इसको हम SI यूनिट कहते हैं। ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है। और डिराइव्ड यूनिट मैंने बताया जो इन्हीं की मदद से जो डिराइव्ड यूनिट बनते हैं, ठीक है ना, जो बाकी सारे यूनिट बनते हैं फंडामेंटल की मदद से, उसको हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। तो ये हो गई बात यूनिट की, ठीक है ना। अब एक चीज़ और, जैसे कि ये अभी भी मैंने आपको बताया रेडियन या स्टे रेडियन, ठीक है ना, इसकी चेंजिंग वगैरह भी आपको एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, ठीक है ना, कि एक स्टे रेडियन में कितनी एंगल होती है, कितनी डिग्री होती है, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। तो इसको एक लाइन में मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए ज़रा। 180 डिग्री की अगर मैं बात करूं, 180 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, बस इसको याद रखिएगा। सॉरी 1 केवल पाई है ना। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, पाई की वैल्यू आपको पता है ना, 22/7 है ना, 3.14, ठीक है ना। अब इसके अकॉर्डिंग आप डिग्री को रेडियन में बदल सकते हो, रेडियन को डिग्री में बदल सकते हो, इसको आप याद रखेंगे। या फिर कह सकते हो 360 इक्वल टू 2 पाई रेडियन, है ना। अब एक रेडियन, 1 रेडियन कितना होता है वो भी आप समझ सकते हैं। 1 रेडियन की बात करें तो किसी सर्किल में, ठीक है ना, अगर इसका रेडियस r है और इसका जो ये आर्क है, आर्क ये भी अगर r हो जाए तो ये जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन के आसपास होगा। 1 रेडियन 57 डिग्री के करीब आता है ये, ठीक है ना। तो ये 1 रेडियन के आसपास होगा। अगर इसकी लेंथ r हो और ये इसका आर्क भी r हो तो ये 1 रेडियन के आसपास होता है। फार्मूला आपको पता है ना, एंगल इक्वल टू, ये थीटा इक्वल टू एंगल इक्वल टू आर्क, ये आपका आर्क है अपॉन रेडियस, इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखिएगा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है ना। तो इस प्रकार से रेडियन और स्टे रेडियन को आपस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और इसमें अगर हम बात करें कुछ, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर की बात आ जाती है। सिग्निफिकेंट फिगर में हम एक लाइन में इसको समझ लेते हैं कि हमारे कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये हो गया कि ये 2 प्रकार के, ठीक है ना, फिगर से मिल करके बना होता है। 2 प्रकार का कौन सा, सर्टेन और अनसर्टेन वैल्यू। 2 वैल्यू को अगर हम ऐड करें तो उसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सर्टेन वैल्यू जो निश्चित होती है कि भाई ये इसकी वैल्यू इतनी आएगी, अनसर्टेन जो कि निश्चित नहीं होता है। सर समझ में नहीं आया आपने क्या कहा। जैसे मैं आपको बोलूं कि इस मार्कर के, मैंने कहा ना कि आपको फिजिक्स फील होगा, तो फील होने का मतलब कि मैं सारे प्रैक्टिकल, देखने से लग रहा होगा कि छोटा सा स्क्रीन में सर क्या क्या है समझाएंगे क्या, सारे प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊंगा, केवल ध्यान से सुनते रहिएगा।
सिग्निफिकेंट फिगर को मैं आपको बताऊं तो सर्टेन और अनसर्टेन वैल्यू के सम को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सर्टेन वैल्यू क्या होती है, अगर मैं आपको बोलूं कि इस मार्कर की लेंथ कितनी है, ठीक है ना, इसकी लेंथ कितनी है, तो आपने इसको एक स्केल से नापा, जो सिंपल स्केल आपके पास होता है, आपको पता है ना, उसकी लिस्ट काउंट मतलब कि जो मिनिमम वैल्यू से आप नाप सकते हो 1 मिलीमीटर, याद आ रहा है ना, सिंपल स्केल 1 मिलीमीटर, जो छोटी छोटी जो लाइनें होती हैं वो 1 मिलीमीटर की डिस्टेंस होती हैं, तो इससे आप नापोगे तो मिनिमम 1 मिलीमीटर इसे आप नाप सकते हो और मैक्सिमम 6 सेंटीमीटर का होता है ना, ठीक है ना, अरे सॉरी 50 सेंटीमीटर और 6 इंच का होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम आप उससे उतना नाप सकते हो, लेकिन मिनिमम उससे 1 मिलीमीटर नाप सकते हो। तो मैं कहूँगा कि इसे आप नाप करके बताओ कि ये कितना है, तो आपने इससे नापा, तो मान लेते हैं इसका 6 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर इसकी लेंथ आई, लेकिन उसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है, लेकिन वो मेजरमेंट में नहीं आ रहा है, तो 6.2 तो इसकी सर्टेन वैल्यू है, ठीक है ना। 6 सेंटीमीटर फिर आपने एक्स्ट्रा नापा तो उसमें 2 मिलीमीटर बता रहा था, तो मिलीमीटर तक तो आप इसे नाप ही सकते हो, तो मिलीमीटर तक की जो वैल्यू आपने बताया वो इसकी सर्टेन वैल्यू है, लेकिन मिलीमीटर के बाद भी हो सकता है थोड़ी सी वैल्यू या ज़्यादा या कम होगी, जो कि इसे आप नहीं नाप पा रहे हो, लेकिन है जरूर वो वैल्यू, वो अनसर्टेन वैल्यू है। इसको दोनों को जब आप सम करते हो तो उसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना, क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट में भी होता है प्रिसाइज और ट्रू वैल्यू, तो ये सब हम जब प्रैक्टिकल के सब पार्ट्स हैं। फिलहाल मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताना चाहता हूँ। तो सिग्निफिकेंट फिगर का ये तो हो गया डेफिनेशन, सर्टेन और अनसर्टेन वैल्यू के सम को सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर को हम पहचानेंगे कैसे, तो इसके कुछ 4-5 नियम है, वो नियम आपको बहुत बेसिकली मैं तुरंत समझा दे रहा हूँ, सुनो। अगर पहली बात करते हैं नॉन डेसिमल वैल्यू की, नॉन डेसिमल वैल्यू में जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं, पहली बात। और दो नॉन जीरो के बीच में, नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई जीरो आ जाता है तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई डिजिट लिखी अगर उसके लास्ट में अगर कोई जीरो है तो लास्ट के जो जीरो होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, लास्ट वाले जीरो, ठीक है ना, वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, ये आपको पता हो जाएगा। अब प्रॉब्लम आती है कि डेसिमल की अगर कोई वैल्यू हो तो उसके लिए, तो इसमें थोड़ा सी ध्यान देने वाली बात है। डेसिमल की वैल्यू 2 प्रकार की हो सकती है, ठीक है ना, या तो वो 1 से छोटी हो या वो 1 से बड़ी हो, ठीक है ना। जैसे 1 से अगर बड़ी है, जैसे मान लेते हैं 5.002100 ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसमें जितने भी डेटा होंगे, अगर डेसिमल की कोई वैल्यू है और वो ग्रेटर देन 1 है तो उसमें जितने भी डेटा होंगे सब के सब सिग्निफिकेंट होंगे, क्लियर। लेकिन अगर लेस देन 1 कोई वैल्यू है, अगर 0.001200 ऐसा कुछ है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर 1 से छोटी वैल्यू है तो डेसिमल के बाद वाले जो जीरो होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन लास्ट के जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, ये आप कंफ्यूजन होता है, यही आप भूल जाओगे, ठीक है ना। अगर नॉन डेसिमल वाले डेटा होते हैं तो उसके लास्ट के जीरो तो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन अगर डेसिमल वाला डेटा है तो उसके लास्ट का जीरो सिग्निफिकेंट होता है। क्यों सिग्निफिकेंट होता है, इसके लिए भी कारण है। क्यों, क्योंकि अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर 3.01, ठीक है ना, तो इसमें ये जो जीरो यानी कि डेसिमल के बाद के जो वैल्यू होती है 213 या 2130, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट है बेटा, क्योंकि इसका एक मतलब है। क्यों, क्योंकि ये जीरो अगर मैं हटा दूं, इसको राउंड अप कर दूं, तो यहाँ पे अगर मैं 0.21 लिखूं तो कोई मुझे बता सकता है कि जो मैंने राउंड अप किया है वो कौन था, वो जीरो भी हो सकता था, 1 भी हो सकता था, 2 भी, 3 भी और 4 भी हो सकता है। उसको भी राउंड अप करेंगे तो भी तो ये 2.1 ही आएगा ना, 0.21 आएगा, इसलिए ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है ना। तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर में बस आपको सब चीजें याद रहेंगी, केवल एक चीज ध्यान देना है कि अगर डेसिमल का कोई डेटा है और वो वैल्यू लेस देन 1 है तो डेसिमल के बाद वाले जो जीरो होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, बाकी सब सिग्निफिकेंट होते हैं। ये हो गया सिग्निफिकेंट का कॉन्सेप्ट, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करके सुन लीजिएगा, बड़े आराम से आप समझ जाओगे, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद जरा देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें सिग्निफिकेंट फिगर के बाद, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन की अगर हम बात करें बेटा, तो डायमेंशन एक सिंबल है जो ये बताता है कि कोई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर किस पावर से डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं फोर्स की, तो फोर्स का फार्मूला होता है MA, इसकी यूनिट लिखें तो हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि फोर्स मास पर भी डिपेंड करता है, लेंथ पर भी डिपेंड करता है, टाइम पर भी डिपेंड करता है।
ठीक है। लेकिन ये किस पावर से डिपेंड कर रहा है, तो इसके लिए एक सिंबल बना दिया गया, यानी कि मास को नापने के लिए हम m का यूज करेंगे, लेंथ को नापने के लिए l और टाइम को नापने के लिए t का यूज करेंगे। तो ये हो गए इसके डायमेंशन। अब यहाँ पर देखो मास के पावर 1 है यानी kg की पावर 1 है, लेंथ यानी मीटर के पावर 1 है और टाइम नीचे है डिनोमिनेटर में, वो भी पावर 2 के साथ, तो यहाँ पर -2। ये हो गया इसका डायमेंशन फोर्स का ये डायमेंशन है। तो इससे क्या आइडिया लगता है, इससे ये पता चलता है कि फोर्स किस किस फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड है। सर ये मास, लेंथ और टाइम पर डिपेंड है। किस पावर से डिपेंड है, तो फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टाइम के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये डायमेंशन का यूज है, ठीक है ना। इसमें हम अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाओगे तो एक डायमेंशन का और यूज करते हैं, करंट के लिए हम ए का यूज करते हैं, ठीक है ना, और टेम्परेचर के लिए के का यूज कर लेते हैं या थीटा का यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। ये सब कुछ सिंबल है। तो टेम्परेचर के लिए थीटा या के का यूज करते हैं, केल्विन के लिए थीटा, और करंट के लिए ए का यूज करते हैं डायमेंशन में। तो डायमेंशन आपको स्पेशली 3 याद रखना है, एम, एल, टी और ए। आप इसकी मदद से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन बना सकते हो, जिसकी यूनिट होगी उसका डायमेंशन भी होगा, ठीक है ना। और एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन एक जैसे भी हो सकते हैं। जैसे वर्क का भी डायमेंशन, वर्क का फार्मूला क्या होता है भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। और एनर्जी का भी फार्मूला अगर हम बोले तो mgh mg फिर से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशन सेम होता है, ठीक है ना। सॉल्व करके निकालोगे तो क्या होगा, फार्मूला देख लेना। एनर्जी का जो डायमेंशन आता है वो आता है ml2t-2, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम डायमेंशन यूज करते हैं। डायमेंशन बहुत ही यूजफुल है बेटा, बहुत ही यूजफुल। क्या यूज है इसका, तो डायमेंशन का बहुत सारे यूजों में सबसे पहला यूज ये है कि डायमेंशन की मदद से हम किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो इक्वेशन डायमेंशनली सही है कि गलत है, एक चीज। दूसरी बात, डायमेंशन की मदद से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम कन्वर्जन कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। और डायमेंशन की मदद से अगर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी किसी अननोन कुछ फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है तो उनके बीच में आपस में रिलेशन क्या है, हम ये भी डायमेंशन की मदद से निकाल सकते हैं। ये 2-3 डायमेंशन की यूज है, और इस यूज को हम एक एक करके अगर समझना चाहे तो भी हम समझ सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है ना। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट वीडियो हम कब अपलोड करेंगे इसका, अगर आप इसको सब्सक्राइब किए रहेगा तो आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि वो कुछ टाइम 1 या 2 दिन लग सकता है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू बेटा देखने के लिए, और केवल आप हमसे जुड़े रहो, बाकी तो फिजिक्स का डर तो मैं निकाल ही दूंगा आपके अंदर से। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं।